भाग 2। कल्याणी के सामने अब एका विषम गम सयाजी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरवस्था का ये पहला बीर बहुथी का अनुभव होना दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो, कि नंगे पांव पहने जा सकते हैं, चौकार भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रुथा मुखा थाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। कलवानी को भालचंद पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिक लगाऊं, सिर के बाल नीच यूं कहे कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृतांत मुना दिया था। वो इसी कोच में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली कि दिन में बारात जावेगी अम्मा। पंडित तो जा गए। कल्याणी बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा वही चंदर तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात जाएगी, क्या ना आएगी अम्मा? कल्याणी एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा सबके पर तो बारात आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं जाती? कल्याणी तेरे यहाँ जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा मज बममा, तब तो सारा घर जल गया होगा। कहाँ रहते होगे? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी बड़े पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग नहीं लगी, वो हमारे यहाँ ब्याह न करेगा। कृष्णा ये क्यों अम्मा? पहले तो वन ही ठीक हो गया था ना। कन्याची बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपए नहीं है। कृष्णा क्या वो लालची है बम्मा? कल्याणी मालकी नहीं तो और क्या है, पूरा माय निदरी दगाबाजा। कृष्णा तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ। बहन उसके साथ कैसे रहती? ये तो खून होने की बात है जम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कात्याची ने पुत्री की सनेहमी दूषिते देखा। इनका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में संज्ञा का कितना मामिक निरूपण है। चमुच्चेते प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों में गमबंद नहीं हो जा, रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमामी के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती, अपने नसीबी को रोती। जरा माथी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा बाना ज्यादा पक जाता तो सारा दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐगा लोभी है, भी अच्छी बात हुई नहीं, वह बेचारी की उम्र भर रोना पड़ता। कल्याची वहाँ में उड़ी तो उसका हृदय हल्का हो गया था, लेकिन विवाह तो करना ही था और हो सके तो इसी माल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेगी। अब अच्छे घर की जरूरत न थी, अभी वर की जरूरत न थी। अभागिनी को अचाहा घर वर कहाँ मिलता? अब तो किमी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी नाती लड़की को पार लगाना था, उन्हें कुएं में झोंकना था। ये रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है, तो हुआ करे। दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष है, दहेज हो तो सारे दोष गुण है। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल देहज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुराई कम न था, अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के अपनी मरकियों में कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल्के बैल है, भूमि खली पर पहना हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का मकान था ना, कई हजार के गहने थे, लेकिन उसे अभी 2 महकों का पालन पोषण करना था, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 12-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर नाहकों को भी तो कुछ चाहिए। वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मीटेराम को लखनऊ में लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन में वह वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे आगे बौर भी कितने पड़े हुए हैं। कलवानी रोज दिन मिना करती थी,
आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोरेराम ने पदार्पण किया। कल्याणी आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी, कब लौटे? मोदेराम सौटा तो प्रातः काल ही था, पर इसी समय एक सेठ के महा में निमंत्रण ना गया। कई दिन में तर मान न मिले थे। मैंने कहा कि लगे हाथ ये भी काम निपटाता चमू, बभी उधर ही में लौटा जा रहा हूँ। कोई पाँचवीं बहानों को पंगत थी। कल्याणी कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा। मोटेराम कार्य क्यों न गिद्ध होगा, भाला ये भी कोई बात है। 5 जगह बातचीत कर जाया है, पाची की नकल लाया है। उनमें से आप चाहे जिसे गमन्य करे। वह देखिए इस लड़के का बाप हाक के मीगे में 100 रुपए महीने कर नौकर है। अभी में ये रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है, घर में कोई जावदाद नहीं। माँ का होनहार मालूम होता है, खानदान भी बवदा है। 2000 में बात तय हो जाएगी। मांगते तो वह 3000 है। कल्याणी लड़के के कोई भाई है, मोटे वही, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी। माता जीवित है। अच्छा अब दूसरी नाल दीजिए। ये तहका रेत के सीने में 50 रुपए महीना पाता है। माँ बाप नहीं है, बहुत ही रूपवान गुणी बररीर में सूझबूझ पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानपान अच्छा नहीं। कोई कहता है माँ नाइन थी, कोई कहता है ठकुरान थी। बाप किसी रियासत में मुल्जदार थे, पर चौड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहाँ कुछ लेना देना ना पड़ेगा। कोई बींग गाल होगी। कल्याणी बांदान में दाग न होता तो मंजूर कर लेती। देखकर तो मकई नहीं निली जाती। मीठे तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है, कोई 1000 सालाना नफा है। कुछ खेती बाड़ी भी होती है। नह का पद लिखा तो 14 ही है। कचहरी बदानत के काम में चतुर है। पुहाजू है। पहली रवि को मरेदी साल हुए। उमने कोई संतान नहीं, लेकिन रहना महन मोटा है। पीना कूटना घर ही में होता है। कल्याणी कुछ देहज मांगते हैं, मोटे इसकी कुछ न पूछिए। 4000 सुनाते हैं। बच्चा ये चौथी नकल दिए। सर का वकील है, कोई पैतिया माल होगी। 3-4 मी की आमदनी है। पहली ही मर चुकी है, उसमें 3 लड़के भी है। अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। वहाँ भी लेन देन का लगता नहीं है। कल्याणी खानदान क्या है, मोटे बहुत ही उत्तम पुराने गई है। बच्चा ये 5वीं नकल दिए। बाप काय पाखाना है, वहाँ पहा तो BA तक है, पर उस छापखाने में काम करता है। उम्र 8 साल की होगी। घर में प्रेम के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज मेर पर नहीं। खानदान न बहुत अच्छा है, बुरा का बहुत सुंदर और सच्चरित है, मगर 1000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो वह 3000 है। अब बताए आप कौन सा वर पसंद करती है? कल्याणी नापको सबों में कौन पसंद है? मोटे मुझे तो 2 वर पसंद है। एक वो की रेलवे में है और दूसरा जी द्वापेखाने में काम करता है। कल्याणी मगर पहले के तो खानदान में आप दीप बताते हैं। मोटे हाँ, ये दोष तो है। छाप खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी यहाँ 1000 देने को कहाँ से आएगा? 1000 तो आपका अनुमान है, शायद वह और मुंह फैलाए। आप तो इस घर की दशा देख ही रहे हैं। भोजन मिलता जाए यही गनीमत है। रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4000 सुनाते हैं। डाक बाबू भी 2000 का सवाल करते हैं। इनकी जाने दीजिए, बस वकील साहब ही बच सकते हैं। 35 माल की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं। इन्हीं को क्यों न रखिए? मोटेराम आप खूब सोच विचार ने, मैं यो आपकी मर्जी का तावेदार है। जहाँ कहिएगा वहाँ जाकर टीका कर आऊंगा, मगर 1000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाला तहका रत्न है, उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा।
जैसी यह कप और गुण की पूरी है, वैसा ही लहका भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी गमन तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपये किसके घर में आए? कौन देने वाला है कोई दानी? खाने वाले खा पीकर चंपत हुए। जब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने वश के बाहर है, उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती? कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता? पर जब अपना काबू भी हो। बाप घेर का नाम लेकर वकील साहब को टीका करा अधिक है, लेकिन वरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में मुख भोगना बना है, तो जहाँ जाएगी मुखी रहेगी। दुख भोगना है, तो कहा जाएगी दुच मिलेगी। हमारी निर्मला को बच्ची से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कर जाए। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील गाहव का नाम था मुंजी तोताराम। गांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी चामीम से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था। वहां तक कि कभी कहीं घूमने भी न जाते, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के गपून होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंछी और बवासीर से थी उनका चिरस्वाधी गंबंध था, अतएव बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मंगाराम मोहन वर्ष का था, मंझला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे, पर में वकील माहव की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वही पर की मालकिन थी। उनका नाम था रुक्मिणी बौर। अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई नवा स्थायी रीति ने वहीं रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला के प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे वह उपहारों में पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहु ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह करते थे। लड़के के लिए बूढ़ा दूध बाता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ किन्हीं चीज की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी मेर तमागे देखने न गए थे, पर अब लुट्टियों में निर्मला की सिनेमा, सरकम, थिएटर दिखाने ने जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके माथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित ये कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके मामले वह गिर लुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनमें भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को न के दंपति विज्ञान न सिखाया था कि युवती के गम ने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकालकर रख देना चाहिए, यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे, लेकिन निर्मला को इन बातों से पुनः होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उनका हुत्य प्रेम से उन्नत हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर के समान बाधात करती थीं। उनमें रग न था, उल्लास न था, उन्माद न वा हृदय न था, केवल बनावट भी पोखा था और मुश्क नीरस शब्दावंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, गैर समाजे बुरे न लगते, बनाव मिगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था तो केवल तीताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें न थी। यह उन्हें इन रनों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के संपर्क से खिलती है, दोनों में समान मारस्या है। निर्मला के लिए यह प्रभात समीर कहाँ? पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया।